Hello everyone. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 चैप्टर नंबर 11 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 5 है ये आपका। इससे पहले हमने ये स्लाइड देख ली है, ये भी हो गया है हमारा, एंड दिस वन ऑल्सो वी हैव डन। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। डिवाइड एंड रूल से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो प्री 1857 का जो एरा था तो वहाँ पे ये मॉडर्नाइज करने की बात तो करते थे इंडिया को प्रोग्रेसिव लाइंस पर, लेकिन साथ ही साथ में रिएक्शनरीज पॉलिसी भी ये साथ में लेके आते थे। क्यों लेके आते थे? क्योंकि इनको लगता था कि जो इंडियंस है वो फिट नहीं है फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ में ब्रिटिश की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ये ऐसा सोचा करते थे। तो अभी हमने बात की कि जो प्री 1857 से पहले ये मॉडर्नाइज तो करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ में ये प्रोग्रेसिव लाइंस पर मॉडर्नाइज करना चाहते थे, बट रिएक्शनरी पॉलिसीज़ भी ये जो है वो लेके आते थे, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ लाते थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि जो इंडियंस हैं वो फिट नहीं है टू रूल, ठीक है, फॉर सेल्फ गवर्नेंस, और इसीलिए जो है ब्रिटिश की प्रेजेंस की नीड जो है वो है इनको, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये तो था इसके अंदर डिवाइड एंड रूल से पहले का इंट्रो थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं डिवाइड एंड रूल की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो चैलेंजिंग अथॉरिटी थी वो जो है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल लेके आई थी। कैसे लेके आई थी, मतलब किस किस के अंदर लेके आई थी कि जो प्रिंसेस थे, ठीक है, वो अपने स्टेट के पीपल के खिलाफ उनको कर दिया, ठीक है। रीजन टू रीजन, मतलब अगर मान लो कोई गुजरात में बैठा हुआ है, कोई हरियाणा में बैठा हुआ है, तो रीजन टू रीजन भी डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। उसके बाद प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस भी क्रिएट कर दिए इन्होंने डिफरेंसेस। कास्ट टू कास्ट, ठीक है, कास्ट अगेंस्ट कास्ट भी इन्होंने, मतलब एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ भड़काया, हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम, ऐसे इन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। और इनको पता लग गया था कि जैसे 1857 में आपने भी देखा होगा, देखा इन द सेंस पढ़ा होगा कि जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन चुकी थी। अब डिवाइड एंड रूल ही इनके पास बचता था कि कैसे इन दोनों क्लासेस में या फिर कास्ट में जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट करके और ख़ुद को इन्होंने राज करवाना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मिडल एंड अपर एजुकेटेड क्लासेस फिर सामने आने लग गई, वो भी डिमांड करने लगी, नेशनलिज्म की भावना उनमें जा गई। फिर इन्होंने क्या किया, जॉब्स वगैरह में जॉब्स कट कर दी, ठीक है, एजुकेशन में कमी लानी शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे करके ये डिवाइड भी करते रहते थे और साथ ही साथ में इनको रूल भी करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो डिवाइड एंड रूल में आपका इतना ही आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस। तो अब इसमें क्या होता था कि जो मिडिल क्लास थी वो सामने उभर के आ रही थी, एजुकेशन जो है वो गेन करके, और नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी उनमें। अब क्या हो रहा था कि उनको भी एक्सप्लॉइट करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जगह बनाना चाहते थे, वो जॉब्स चाहते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स मिले, लेकिन वो ब्रिटिशर्स तो उनको देना नहीं चाहते थे। अब क्या होता है कि जहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ना इंडिया के अंदर, अब वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, अपोज करने लग जाते हैं कि हमें जो है ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवानी है इंडिया के अंदर। क्यों? अगर ये ज़्यादा एजुकेशन इंडिया के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर यही लोग पढ़ लिख के हम पे रूल करना शुरू कर देंगे और यूरोपियंस को बाहर निकाल देंगे। इसीलिए पहले जहाँ पे ये इसको सपोर्ट करे थे, बाद में इसको अपोज करने लगे, ठीक है। इसमें यही था कि हॉस्टिलिटी कैसे थी एजुकेटेड इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एटीट्यूड टुवार्ड्स द ज़मींदार। तो ज़मींदार के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब कि उनका सपोर्ट किया करते थे, किसको सप्रेस करने के लिए, पीजेंट्स वगैरह को, जो कि मतलब बिग क्लास थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे। देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई, और इंडस्ट्री से क्या हुआ, जो इंडिजीनियस हमारी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह थी भारत के अंदर, जो वर्क चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद जो पीपल कहाँ पे एम्प्लॉय होना शुरू हो गए, खेती बाड़ी में, ठीक है, एग्रीकल्चर में उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई तो पीजेंट एंड टीनेंट्स जो है वो ज़्यादा हो गए,
लेकिन उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, वो ज़मींदार के अंडर जो है वो काम किया करते थे। अब अंग्रेज़ों ने चाल चली कि हमें ज़मींदार के साथ मिलके पीजेंट्स को सुप्रेस करना चाहिए, तभी हम जो है ज़्यादा रूल कर सकते हैं। तो अब पीजेंट्स जो है वो एक तरह से बिल्कुल दब गए। दो तरीके से मैंने आपको ये पहले भी चीज़ें बता रखी है कि ये किन कारणों से दबते हैं। ज़मींदार से दबते हैं, फिर ये मनी लैंडर से भी दबते हैं, क्योंकि मनी लैंडर से ये लोन लेके और मतलब पैसे लेके फिर इनसे चुकाया नहीं जाता। तो इस तरीके से टीनेंट्स पीजेंट्स इनकी बहुत ज़्यादा जो है मिजरेबल कंडीशन बन जाती है। तो ये था इसमें ज़मींदार्स में हमने देखा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या था, सोशल रिफॉर्म्स जो था वो ब्रिटिशर्स ने पहले तो बहुत ज़्यादा किया। आपने देखा होगा कि वो जो गर्ल्स की मैरिज कितनी एज में होनी चाहिए, ये इन्होंने रिफॉर्म लेके आए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बात, इन्होंने सती सिस्टम को भी एबॉलिश किया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सती सिस्टम को भी ख़त्म किया। लेकिन आगे जाके इनको क्या दिखा कि जब हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मिटाने के अंदर, तो आगे जाके इन्होंने क्या किया कि नेशनलिज़म की जो है ना भावना जागनी शुरू हो गई ना जब, तब अंग्रेज़ों को ये लगा कि हमें नेशनलिज़म की भावना को कैसे रोकना है, कि इनकी जो ये रिफॉर्म्स है हमें इसमें मतलब कि वो नहीं करने हैं, चेंजेस नहीं करने हैं, जो चलता आ रहा है चलता रहे। इससे क्या होगा कि कास्ट एंड कम्युनल क्लैशेस जो हैं वो बढ़ेंगे और अपने आप ही हमारी जो सिचुएशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन द इंडिया। ठीक है। तो आगे जाके ये कास्ट एंड कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं उनको इंक्रीज़ करने में। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। उसके बाद आगे चलते हैं। अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज में क्या है कि ये जो है वो लार्ज एक्सपेंडिचर किया करते थे, किसमें, सिविल एंड आर्मी, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एंड आर्मी में। और ये जो मान लो कोई वॉर हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉर कहाँ से आता था, कॉस्ट ऑफ वॉर आपका आता था सोशल सर्विसेज से। और कौन कौन से सेक्टर से आता था, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, सैनिटेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या होने लगा, बर्डन इंक्रीज होने लग गया ऑन द लोकल पीपल। ठीक है। तो इससे जो है सोशल सर्विसेज जो है वो अंडर डेवलप्ड हो गई। मतलब एक कहने को तो ये सोशल सर्विसेज थी, लेकिन इनसे जो पैसा आ रहा था वो वॉर के जो कॉस्ट थी उसमें खर्च किया जाता था। कैसे खर्च किया जाता था कि जो आर्मी में मैन होते थे उनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लेबर लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी ये मैंने आपको पहले समझा रखा है लेबर वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या था कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लग गया यूरोप के अंदर, उसके बाद जो फैक्ट्रीज थी वो भी इंडिया में भी खुलनी शुरू हो गई। लेकिन इसमें क्या था कि इंडियंस की जो वर्कर्स थे जो वहाँ पे काम करते थे, उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दी। उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो इंक्रीज़ कर दिए। ठीक है। और जो उनको वेजेस दी जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम दी जाती थी। ओवर क्राउडेड, मतलब भरे जा रहे हैं काम करवाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉय करे जा रहे हैं। कंडीशन बहुत पुअर थी और पुअर वेंटिलेटेड, मतलब कोई हवा आने जाने का हवा को रास्ता नहीं था। पुअरली लाइटेड, ठीक है, लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, अंधेरे में ही काम करी जा रहे हैं। और सेफ्टी मेजर्स भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये सारी बातें हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं कि फर्स्ट एवर जो डिमांड उठी फॉर द रेगुलेशन की वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए इन इंडिया, वो किसके थ्रू आई थी, लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक डिमांड की कि एक कमीशन बिठाना चाहिए जो कि मतलब कि वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स को सुधारे। ठीक है। लेकिन ये फिर आगे जाके आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में लाया जाता है, जबकि कमीशन बनाने के बाद 1875 में ही कर दी थी कि ये बनाया जाए। लेकिन आगे जाके 1881 में जाके आपका फर्स्ट
फैक्ट्री एक्ट आता है। आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यूरोप में आना शुरू हो गया, फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेडनेस हो गई थी, वेजेस कम मिलते थे उनको, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, मिजरेबल कंडीशन थी, पुअर वेंटिलेटेड था, पुअरली लाइट थी, वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर नहीं थे, और ये डिमांड लाई गई कि इनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, किसके थ्रू? लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी के द्वारा। लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए जो कि अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कि अच्छी इनकी वर्किंग कंडीशन पर बोले। लेकिन वो 1817 में बोला गया था कि ऐसा कुछ कमीशन बिठाया जाना चाहिए, लेकिन 1881 में जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया जाता है, फिर उसमें जो है कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो अब देख लेते हैं हम क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। तो अगर इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 की बात करें तो ये प्रॉब्लम से डील करता था चाइल्ड लेबर की, क्योंकि उस टाइम पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा था। चाइल्ड किसको ये मानते थे? 7 to 12। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो 7 साल से, मतलब 7 ईयर का जो बच्चा है उससे अगर नीचे, मतलब 1 to 6 ईयर का कोई बच्चा है तो उसको बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, तो उसके लिए जो कंडीशंस है वर्किंग करने की वो बहुत मिजरेबल है तो सबके लिए ही मिजरेबल, लेकिन इनके लिए ये ज़्यादा वनरेबल थे, ठीक है। उसके बाद जो वर्किंग आवर्स थी, जो मतलब 7 साल से ऊपर बच्चे थे उनके लिए जो वर्किंग आवर्स कर दिया गया 9 आवर्स, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रंस थे जो काम करते थे, इनको 1 महीने में 4 छुट्टी जो है वो मिलनी ही चाहिए। उसके बाद जो हजार्डियस मशीनरी थी उनके आसपास जो है वो फेंसिंग करनी चाहिए कि बच्चे उनके आसपास ना जा सकें, ठीक है। तो हजार्डियस मशीनरी के अराउंड फेंसिंग की भी बात की गई। अब हम बात कर लेते हैं 1891 का जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया, इसको साथ साथ देखिएगा क्योंकि ये कंपेयर करने में भी फिर इजी हो जाएगा। तो मिनिमम एज जो बच्चे की बोली गई 7 to 9 ईयर्स तक, और मैक्सिमम एज जो बोली गई वो 12 to 14 ईयर्स। मतलब अगर चिल्ड्रन की डेफिनेशन में ये बोले तो इस फैक्ट्री एक्ट में जो है ऐसा बोला गया। तो अब इसमें क्या बोला गया, मैं रेड पेन से लिखूंगी, ठीक है, इस कंपेयर करते रहिएगा। तो जो मैक्सिमम कंडीशंस थी 1881 में कितनी बोलेगी? 7 आवर्स, लेकिन बाद में अब कितनी, 9 आवर्स, 9 आवर्स बोली गई, लेकिन ये वाले एक्ट में 7 आवर्स कर दिया गया, ठीक है। और वुमेन्स की जो वर्किंग आवर्स वो बोले गए 11 आवर्स, और 1.5 घंटे का इनको क्या मिलेगा? रेस्ट मिलेगा। और वो जो बात की गई थी ना कि ये बच्चों को 1 महीने के अंदर 4 छुट्टी मिलेगी, इनको ये फॉर ऑल कर दिया गया, मतलब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको भी वीकली हॉलीडे प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको दोनों में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इन्होंने बात की 7 to 12 जो है वो चाइल्ड, और इसमें जो है मिनिमम 7 to 9 और 12 to 14 को डिफाइन कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट थी जो वो 7 ईयर्स का बच्चा है, अगर उससे छोटा है तो उसको बिल्कुल भी काम पे नहीं रखना है। वर्किंग कंडीशन जो थी 7 साल से ऊपर बच्चे को, उसके 9 आवर्स कर दिए गए, और चिल्ड्रन को 1 मंथ के अंदर जो है वो 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए। और जो हजार्डियस मशीनरी थी, खतरनाक थी बच्चों के लिए, उसके अराउंड जो है वो फेंसिंग करनी चाहिए। 1891 वाले एक्ट में जो पहले 9 घंटे काम करता था बच्चा, अब उसको 7 घंटे ही काम करने के लिए बोला गया। और वुमेन्स के जो टाइम था वर्किंग वो आवर्स थे वो 11 आवर कर दिया गया, उसमें भी 1.5 घंटा उनको जो है वो रेस्ट करने के लिए मिलेगा। और वीकली जो हॉलीडे है अब वो सभी के लिए प्रोवाइड करवा दी गई, ठीक है। अब हम बात कर ले, अभी हम इसके अंडर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो टी एंड कॉफ़ी प्लांटर्स थे ना, उनके लिए ये दोनों एक्ट, मतलब 1881 वाला और 1891 वाला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था रूथलेसली, ठीक है, और इनको जो है वो स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। अच्छा, अगर ये कहे ना कि हम काम छोड़ के जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता था। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता था कि अगर ऐसा कोई छोड़ के जाता है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी मिजरेबल कंडीशन हो गई थी, और ये इनको बहुत ही ज़्यादा मारा भी करते थे, ठीक है, मतलब बीटिंग भी किया करते थे।
आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको देखा। आप जाके वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि वो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो न्यू एडवांसमेंट्स की जब बात आई तो उसमें प्रेस की भी बात आती है कि प्रेस भी इंडिया में होनी चाहिए। उसके बाद लिट्टन जो था उसने जो है इम्पोज कर दी थी, नहीं, इससे पहले लिट्टन इम्पोज करे रिस्ट्रिक्शन को, उससे पहले मेटकाल्फ जो था उसने 1835 में सारी रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस को रिमूव कर दिया था, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, और बोला था कि पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मतलब वेलकम किया इसने, मेटकाल्फ ने। लेकिन लिट्टन ने आगे जाके क्या किया 1878 में वर्नैकुलर प्रेस के अंडर, कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाई, मतलब पहले ये आता है फिर ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई, क्योंकि अब जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो सामने आ रहा है और इनकी जो रिएक्शनरीज पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की उसके ऊपर ये दबाव डाल रहा है, और इनको ये लग रहा था कि इससे हमारी पोल ना खुल जाए और ये हमें यहाँ से निकाल ना दे। ठीक है, इसीलिए ये जो लिट्टन जो है उसको बंद करने की बात करता है। लेकिन आगे जाके क्या होता है, फिर से ये ओपन हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं। देखो पहले मेटकाल्फ ने ओपन कर दिया, रिमूव कर दी रिस्ट्रिक्शन, लिट्टन ने लगा दी, फिर इन्होंने रिमूव कर दी। लेकिन आगे जाके जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है ना, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब चलता है बंगाल वाले रीजन में लेके, ठीक है, तो तब फिर से इन्होंने जो है अपनी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया ताकि ज़्यादा बातें बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही था। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इसके बाद हम बात करते हैं वाइट रेसिज्म की। तो वाइट रेसिज्म में कुछ भी नहीं कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुप्रीम रेस समझते थे, ठीक है, और सिविल एंड जो मिलिट्री जो की जॉब्स थी जो उसमें जो है वो जो हायर रैंक की पोस्ट होती थी, हायर रैंक पोस्ट थी जो वो ब्रिटिशर्स को ही दिया करते थे। ठीक है, वही सुपीरियरिटी के बेसिस पे। ठीक है, और जैसे क्लब्स हो गया और पार्क्स हो गए और रेलवे कंपार्टमेंट्स हो गए, जो मतलब जहाँ पे जो है अलाउड थे सिर्फ ब्रिटिशर्स को जाना, एक नॉर्मल लोकल पीपल वहाँ पे नहीं जा सकता था, और अगर जाता भी था रेशियल उसकी वजह से, एरोगेंस की वजह से उनको बीटिंग मारा जाता था, ब्लोज किया जाता था और मर्डर भी किया जाता था। और आपको पता है कि जो ये मर्डर करते थे ना अगर इस कंडीशन में, तो उसको एज एन एक्सीडेंट बोला जाता था। ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर कंसीडर किया जाता था। और एक बारी ना एल्गिन ने ये लाइन बहुत फेमस बोली भी है, जिसमें इन्होंने बोला है कि वी वुड ओनली गो ऑन बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी आर द डोमिनेट रेस, कि हम डोमिनेट रेस तो हैं, ठीक है, दो इंडियंस इन सर्विसेज शुड बी एनकरेज, और हमें इंडियंस को काम करवाने के लिए एनकरेज भी करते रहना चाहिए। लेकिन आगे इन्होंने बोला है देयर इज़ अ पॉइंट एट विच वी मस्ट रिजर्व द कंट्रोल टू आवर सेल्फ, हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अपने आप को, अपनी पावर्स को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, इफ़ वी आर टू रिमेन एट ऑल, अगर हमें यहाँ पे बने रहना है, इंडिया में रूल करते रहना है। आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन बने तो ये, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 150 वर्ड्स के अंदर। तो यही था हमारा चैप्टर 11 चैप्टर, ठीक है, यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। थैंक यू।